नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और ये आपका वीकली करंट अफेयर्स है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर हम बात करेंगे 28 मार्च से 3 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स की। पिछले करंट अफेयर्स देखने के लिए आप एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पर पिछले सभी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में वीडियो दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की हम आज के विचारों के साथ। और जो हमारा आज का विचार है वो पंडित रविन्द्रनाथ ठाकुर के कथन पर है। विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। विश्वास मतलब यहाँ पर ये कवि आप जो कहना चाहते हैं, रविन्द्रनाथ यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपके अपने कार्यों के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप अपने कार्य की सफलता का अनुभव कार्य पूर्ण होने के पहले ही कर ले। जिस प्रकार से एक पक्षी भोर होने के पहले ही जान जाता है कि अब सुबह होने वाली है और वह चहकने लगता। पक्षियों की आवाज आपने देखा होगा कि भोर में 4 बजे ही आने लगती है सुबह के, और उन्हें मालूम होता है कि अब सूर्योदय होने वाला है। यह क्यों होता है? क्योंकि उन्हें अपनी दिनचर्या पर विश्वास होता है, उन्हें अपने कर्मों पर विश्वास होता है, उन्हें अपने कार्यों पर विश्वास होता है। ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपने कार्यों पर, अपनी जो हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं, तो हमें अपने कर्मों पे, अपनी पढ़ाई पर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम जब पेपर देने जाए तो हमें मालूम हो कि हाँ, ये एग्जाम हम क्लियर करके छोड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ कि पिछले जो सप्ताह था हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कौन सा पहला राज्य होगा जहां एमबीबीएस की पढ़ाई इस वर्ष से हिंदी में प्रारंभ होगी। स्वाभाविक है मध्य प्रदेश होगा, और इसका पायलट प्रोजेक्ट भोपाल के जो गांधी मेडिकल कॉलेज है वहां से शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हितग्राहियों को दी जाने वाली राशि 51,000 से बढ़ाकर कितना किया जा रहा है? पहले ये 51,000 दी जाती थी, अब 55,000 कर दी गई है। मोहम्मद बिलाल खत्री अपनी किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो बाग प्रिंट हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। काफी युवा हैं इस वजह से। और ये अभी जो दिल्ली में लाल किला में एक आयोजन होने जाना सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उसमें ये मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। पिछले करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं है? इसमें 3 ऑप्शन थे, लेकिन हमने आपको यहाँ पे तीनों बता दिए कि कौन कौन से हैं। तो छिंदवाड़ा में है, हरदा में है और मुरैना में है। अगला भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र लाहोटी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका जो जन्म हुआ था वो गुना जिले में हुआ था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो प्रश्न क्रमांक 9 है, अभ्युदय नवाचार का संबंध किससे है? ग्राम अथवा ग्राम पंचायतों से है। आवास प्लस योजना में प्रदेश के कितने परिवारों का नाम जोड़ा गया है? तो 31,36,000 लोगों का जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में किस वर्ष तक पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? 2024 तक है। और प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में 29 तारीख को प्रधानमंत्री आवास में लगभग 5.5 लाख लोगों को आवास दिया है। चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? 2 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। इस वर्ष थोड़ा सा लंबा भी हो गया था क्योंकि कोरोना कारण इसका आयोजन नहीं हुआ था। प्रश्न क्रमांक 10 था हमारा, प्रदेश में कब से साइबर तहसील की स्थापना होगी? 1 जून से होगी। और आप इस करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा नजर रखेंगे कि पहली साइबर तहसील कौन सी होगी। इसकी जानकारी आपको 1 जून को मिल जाएगी। प्रदेश को जल संपन्न बनाने के लिए 6ठा जल अभिषेक अभियान कब से आरंभ किया जाएगा? तो इसकी तारीख रहेगी 11 अप्रैल। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला जिला है जहां प्रत्येक गांव में नल से जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी गई है? बुरहानपुर। इसके बारे में हमने डिटेल पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ लिया था और इस सप्ताह इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन इसको हमने इस बार के करंट अफेयर में सम्मिलित नहीं किया है क्योंकि इसकी पूरी डिटेल हमने आपको वहां पे दे दी थी। शहरों में कितनी आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का आरंभ किया जाएगा? 25,000 की आबादी पर। प्रदेश में अन्न उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? यह दोबारा किया जा रहा है, यह 7 अप्रैल को किया जाएगा। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? 2 से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह लगभग 8 से 9 दिन तक चलने वाला उत्सव है। शुरुआत करते हैं आज के हम पहले प्रश्न की। 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल और लाइव ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से रूबरू होंगे। ठीक है, इस कार्यक्रम का क्या नाम है? युवा संवाद, युवा संसद, विद्यार्थियों से चर्चा, युवा परिचर्चा। जिस प्रकार से अभी प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा आयोजित की थी, उसी प्रकार से कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा युवा संसद।
क्या है कि ये कार्यक्रम एक्चुअली में जो आयोजित कर रहा है, वो पहली बात तो आपको याद रखना, ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें भाग कौन ले रहा है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ले रहे हैं। लगभग 16,50,000 विद्यार्थी इसमें वर्चुअली, जिस प्रकार से अभी प्रधानमंत्री के परीक्षा की चर्चा में आयोजित जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उस प्रकार से इसमें भी करेंगे। अब ये है क्या, इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसकी पुस्तिका नई शिक्षा नई उड़ान और स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना, ये उच्च शिक्षा पे एक योजना है जिसका संचालन किया जाता है, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसकी एक पत्रिका है उत्कर्ष, इसका विमोचन किया जाएगा, ठीक है, 2 पुस्तिकाओं का विमोचन किया जाएगा, नई शिक्षा नई उड़ान और उत्कर्ष। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे एक प्रश्न कि विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत किस पत्रिका का प्रकाशन होता है, तो आप याद रखेंगे उत्कर्ष का। अब साथ में क्या होगा, इसमें विश्वविद्यालयों के जो इंक्यूबेशन सेंटर बन रहे हैं, ठीक है, वहां पे स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कॉलेज के बच्चों के साथ इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अभी क्या है, हाल में मध्य प्रदेश जो सरकार है वो स्वरोजगार योजना को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, और जो युवा हैं उनको स्वयं के रोजगार के लिए, यानी ये रोजगार देने वाले बनाने के लिए बहुत ज्यादा उसकी तरफ प्रेरित हो रही है और उनको प्रेरित कर भी रही है। तो कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ जो उनका कम्युनिकेशन होने वाला है, ठीक है, वो उसका एक उद्देश्य ये भी है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, देवारण्य योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई थी, 1 अप्रैल 2021 से, 26 जनवरी 2021 से, 26 जुलाई 2021 से या 26 जून 2021 से। तो इसका सही उत्तर होगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी 26 जुलाई 2021 से हुई थी। अब ये करंट अफेयर्स आज क्यों शामिल किया गया है, इसको हम आगे देखेंगे। तो इसको शामिल करने के पीछे कारण ये है कि अभी हाल ही में भारत में क्या हुआ है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ भारत ने, हमारे देश ने क्या किया है, इसके साथ एक टाई अप किया है, और जो WHO है वो काफी इंटरेस्टेड है। क्यों इंटरेस्टेड है, सबसे ज्यादा जो इसमें बड़ा निर्माता है वो चीन है, सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब ये हुआ एक तरह से आयुर्वेद और होम्योपैथिक। अब जो पुरातन काल में हमारे यहाँ जब ये क्या कहते हैं, एलोपैथिक नहीं आया था, जो अभी करंट में चल रही है, उसके पहले क्या होता था, आज भी आप देखोगे चाइना में, जापान पे, आप इन देशों पे जाएंगे तो वहां पे यूनान पे है ना, यूनानी, एक तो यूनानी पद्धति हो गई, दूसरी आपकी आयुर्वेदिक पद्धति हो गई, होम्योपैथिक पद्धति हो गई, ये पद्धतियां काफी पुरानी है। तो यहाँ पे जड़ी बूटियों से, पत्तियों से इनका इलाज किया जाता था। तो WHO क्या चाह रहा है कि इन पद्धतियों को जो ये है इनको दोबारा जीवित किया जाए। अब भारत, आपको मालूम है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। तो इस योजना में क्या किया जाएगा, इस योजना का जो क्रियान्वयन होगा, ये भारत सरकार, अभी WHO ने इंटरेस्टेड हुई है। तो अब मध्य प्रदेश ये चाह रहा है कि हमारे यहाँ जड़ी बूटियां काफी ज्यादा है और आदिवासी समाज भी है जिनको इस जड़ी बूटी की बहुत ज्यादा पहचान है, तो उसका जो सेंटर खुले, ठीक है, या WHO का जो फोकस हो वो मध्य प्रदेश की तरफ ही रहे, यानी हमारे यहाँ की जो आदिवासी समाज है उनको भी एक अवसर मिले कि हाँ हमारे पास ज्ञान है, और उस ज्ञान के आधार पे उनको एक रोजगार मिले और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उस पर सुधार हो। तो इस योजना का जो देवारण्य योजना है, इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, इसका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय औषध उत्पादक बोर्ड के साथ मिलकर के जो आयुष विभाग है इसके द्वारा किया जाता, बाकी के इसके सहयोग करते हैं। देवारण्य योजना में क्या होता है, जो 11 विशेष प्रकार के पादप उत्पाद हैं, आपको 11 पादप उत्पादों को नहीं याद रखना, लेकिन कितने हैं ये मालूम होना चाहिए। तो इनका सबसे पहले क्या होता है कि इनका जो आदिवासी समाज है, हमारे जो वनोपज से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग इसको तोड़ते हैं, उसके बाद इनको भंडारण, उत्पादन, ठीक है, विपणन, इन सारी एक पूरी एक चैन होती है। इसके लिए इनको क्या है, योजनाएं बनाई गई हैं, उनसे लिया जाता है, उनको उसके पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि जंगलों में रहते तो उनको औषधियों का नॉलेज ज्यादा है आदिवासी समाज को, तो इससे क्या होगा, हमने आपको बता ही दिया कि उनकी एक तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उनमें भी एक नवाचार को लेकर के उत्साह आएगा, ठीक है, कि ये कितनी जो हमारे जानकारी है धीरे धीरे कितनी ज्यादा लोगों के बीच में फैल रही है, तो वो भी अपने आप को अपडेट करेंगे और समाज के साथ जुड़ेंगे। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हम देख लेते हैं, देवारण्य योजना में स्व सहायता समूहों का निर्माण कर औषधि पौधे लगाने के लिए क्षेत्र का चयन किया जाएगा, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार औषधि पौधों की किस्मों का चयन किया जाएगा, क्षेत्र की आवश्यकता आधारभूत अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा, औषधि उत्पादों का संग्रहण, पैकेजिंग, भंडारण, वितरण किया जाएगा, ठीक है। पहले वृक्ष लगाएंगे, उसके पहले लगाने के पहले देखेंगे कि वहां पे कौन सी जो प्रजाति है वहां पे
बढ़ सकती है, ठीक है, उसका उत्पादन वहां पे सही हो सकता है, ठीक है, जलवायु के हिसाब से। अब उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, उनके उत्पादन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, सिंचाई वगैरह से संबंधित जो भी चीजें हैं कितनी होनी चाहिए, कहाँ लगाया जाना चाहिए, सब चीजें होंगी। उसके बाद जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे, उनसे औषधियां मिलने लगेंगी, तो उनको क्या होगा कि अब उसको तोड़ेंगे तो उसकी पैकेजिंग कैसे की जाए कि ज्यादा समय तक वो रखी रहे, संग्रहण उसका अच्छा हो, खराब ना हो, ठीक है। इसके बाद अब निजी संस्थाएं जो होंगी, एनजीओ वगैरह होंगे, ये लोग इसके लिए मार्केट देखेंगे, वहां पे इसको सेल करेंगे, और जिससे कि आदिवासी समाज की क्या होगी, आय बढ़ेगी। और अब ये क्या करेंगे, एनजीओ वगैरह जो जो भी फर्में हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, हिमालय हो गई, पतंजलि हो गई, आपकी वैद्यनाथ हो गई, डाबर हो गई, अब ये सब बहुत सारी ऐसी एजेंसी नई नई भी आ गई हैं, तो अब उनके साथ बैठ के टाई अप करेंगे और इन औषधियों को वहां तक पहुंचाएंगे, तो ये भी मुनाफा कमाएंगे और मुनाफे में इनको भी आर्थिक आय अच्छी होगी, और नई नई जो कंपनीज है वो भी डेवलप होंगी। तो ये कुल मिलाकर देवारण्य योजना का मकसद ये है। आपकी मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें यूनानी और आयुर्वेदिक जितनी भी हमारी चिकित्सा शिक्षा पद्धतियां होती हैं वो आपके सिलेबस में है, तो एक आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है, मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा में पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस जिले का चयन किया गया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट है उसकी बैठक हुई थी, तो आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन है, अभी तक वो क्या था, शहरी क्षेत्रों में था। अब क्या हो गया है कि अब वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी सेवा देंगे, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ज्यादा जो प्राइवेट सेक्टर्स की बसें हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देती हैं। एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा हमारे यहाँ केसेस भी आ रहे हैं, और साथ में क्या दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि वो लोग जो एक गाइडलाइन होती है उसको प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं। तो सरकार भी अब क्या धीरे धीरे इस क्षेत्र में आ रही है, हस्तक्षेप कर रही, ताकि उस पर सुधार हो। तो इसका जो जिले का चयन किया गया, विदिशा का किया गया। विदिशा में पहले ये जो बसें हैं ये चलाई जाएंगी, और उसके बाद से क्या होगा कि वहां पे जब यदि अच्छी सक्सेस मिलती है सरकार को, सरकार लाभ कमाती है कुछ, तो धीरे धीरे वो सभी जिलों में बढ़ाएगी। तो प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए जो आरटीसी मॉडल है, इसका पायलट प्रोजेक्ट विदिशा जिले से शुरू किया जाएगा, और 1 मई 2022 से 6 माह तक के लिए इसको क्रियान्वित करेंगे। फिर उसका देखेंगे कि पहले तो 6 माह उसको फॉलो अप करेंगे, फिर देखेंगे रिपोर्ट में कि क्या लाभ हुआ, सरकार को कितना घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है, उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे बाकी जिलों में इसको लागू किया जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत कब से होगी। यह योजना आज मेरे को ऐसा लगता है कि लगभग तीसरी बार शुरू हो रही है, ठीक है। इसके पहले 2 बार और हो चुकी है, नवंबर में भी हुई थी, फिर जनवरी में भी हुई थी, लेकिन ये आप ध्यान देना कि जब ये मार्च में शुरुआत हुई थी इसकी, जनवरी में हुई थी, फिर इसके बाद मार्च में हुई थी, लेकिन क्योंकि 2021 में कोविड आ गया था, जिसकी वजह से इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, इस पे लाभ लोगों को नहीं दिया गया। तो अब क्योंकि सारी चीजें अब कंट्रोल में है, तो मुख्यमंत्री इसको दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो इसकी डेट क्या होगी, 5 मई, 5 जून, 5 अप्रैल, 5 अगस्त। आपको इसकी तारीख याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी योजना है प्रदेश सरकार की। तो इसकी शुरुआत 5 अप्रैल से होगी। इसमें होना क्या है, इसमें युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। अब ऋण तो दिया जा रहा है, लेकिन इसमें फायदा क्या होना है, एक तो इसमें ब्याज बहुत कम लग रही, 3% की लग रही है। इसमें आपको, क्योंकि जब आप लोन लेते हो इतना बड़ा, तो आपको गारंटर की आवश्यकता होती है। इसमें गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें जो गारंटर होगी वो सरकार होगी। इसकी भी एक डेट लिमिट है, लगभग आप 7 ईयर्स तक आपकी सरकार गारंटी लेगी। इसके बाद आप इसको जो लोन है आप इसको पूरा पटाओगे, ठीक है। अब इसमें एज लिमिट भी 18 से 40 वर्ष की इसकी एज लिमिट रखी गई है, और भी बहुत कुछ है इस योजना के अंतर्गत। तो जो उसके मेन क्लॉज होते हैं आप उसको एक बार देख लेंगे। आपको इसको ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, एग्जाम गुरुजी की प्लेलिस्ट में जाना है योजनाओं के, ठीक है। उद्यम क्रांति पे हमने 2 बार उस पे वीडियो बनाया है, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, कब शुरू हुई, क्या उद्देश्य है उसके, क्या लाभ होने हैं, सारी की सारी डिटेल्स के लिए आप एग्जाम गुरुजी की योजनाओं की वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और आप इन वीडियोस को वहां पे देखिए। देवारण्य योजना भी वहां पर है। बढ़ते हम अपने तो यहाँ पे हम इसमें देख लेते हैं, सरकार 1 लाख से 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए देगी। 1 लाख से 25 लाख तक सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए जो होंगे, 18 से 40 वर्ष की उम्र रखी गई है। यह एक तरह से आप ये कहो कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए है, ठीक है। यानी आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 12 लाख से ऊपर वाले बेरोजगारी में नहीं आते। वितरित किए जाने की जो आपकी सब्सिडी होगी वो 3% ब्याज देगी सरकार, 7 वर्ष तक के लिए आपको देगी, ठीक है। तो आप इसकी बाकी डिटेल्स आप उस वीडियो में देख सकते हैं, उसमें काफी अच्छी डिटेल में दिया गया है।
बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीति आयोग द्वारा जारी की गई एक्सपोर्ट प्री-एडेनर्स इंडेक्स की सूची में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, सातवां, 11वां। इसका सही उत्तर होगा सेवंथ। मध्य प्रदेश ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। एक्चुअली में ये जो इंडेक्स जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ये है क्या? एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, कि किस राज्य का सबसे ज्यादा आप ये कहेंगे कि एक्सपोर्ट है और क्यों है, किस क्षेत्र के कारण है, किन किन गतिविधियों में है। ऐसे बहुत सारे उसमें जो नीति आयोग है इसने पूरा अध्ययन किया कि उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं एक्सपोर्ट के लिए वहां पर, कि जो व्यापारी वर्ग है उसको कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, और दूसरा उसकी समुद्री मार्ग से कितनी अच्छी उपलब्धता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा जो रोल होता है वह समुद्री मार्ग का होता है, तो उसमें कितनी अच्छी उपलब्धता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है उसका, ठीक है। इन सारी चीजों में अध्ययन करने के बाद कुछ स्थान ऐसे जहां पे मध्य प्रदेश ने अच्छा सुधार किया है। तो इसके पहले क्या था, जो मध्य प्रदेश को अंक मिले थे वो 51.3 अंक 2021 में मिले हैं, और इसको स्थान हुआ जो मिला है वो 7वां मिला है। इसके पहले 2020 में मध्य प्रदेश किस स्थान में था? 12वें में था। तो 5 अंकों का सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है वो काफी बढ़ा है, यानी यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, जो कंपनीज है, उनको बहुत सारी रियायत सरकार ने दी है, उनके लिए सुविधाएं की है, हाईवेज का निर्माण किया है, ठीक है। हम और जो अगल बगल के राज्य हैं, जो पत्तन से जुड़े हुए राज्य, जैसे आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो यहाँ के साथ सरकार ने अनुबंध स्थापित किए हैं, और जो बीच में टैक्स लगता है उसको कम किया है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है। मध्य प्रदेश ने लैंडलॉक जो राज्य है, क्योंकि एमपी अपना पूरी तरह से लैंडलॉक राज्य है, कहीं से भी इसकी समुद्री सीमा लगती नहीं है, तो इसमें औसत से अधिक अंक हासिल किए हैं। और जो सब पिलर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसमें 100 में 100 अंक हासिल किए हैं, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सब पिलर इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क में पूर्णांक प्राप्त किए, यानी 100 में 100 प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब इसके बारे में इस इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स अभी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पहले आया है, इसके बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो बनाएंगे आपको एग्जाम गुरुजी में, आपको ये मिलेगा, ज्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंडेक्स में हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो जो सबसे पहला राज्य है, पिछले वर्ष भी 2020 में भी गुजरात था, 2021 में भी गुजरात है। महाराष्ट्र अपनी जो स्थिति है वो ठीक रखा हुआ है। सबसे अच्छा जो सुधार हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है, उसने भी 9वें से सीधे तीसरे स्थान पे आया है, ठीक है। तमिलनाडु की जो रैंक है वो थोड़ा सा नीचे आई है। अब आप ये 2021 की आप रैंक देखोगे तो मध्य प्रदेश है जो हमारा लैंडलॉक में 7वें ओवरऑल जो रैंकिंग है उसमें 7वें नंबर पे है। अब आप लैंडलॉक में देखोगे, क्योंकि गुजरात भी क्या है, समुद्री सीमा से लगता है, महाराष्ट्र भी समुद्री सीमा से लगता है, ठीक है, कर्नाटक भी समुद्री सीमा से लगता है, तमिलनाडु भी समुद्री सीमा से लगता है। ये जो ऊपर के 4 राज्य हैं इनके रैंक अच्छे होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे जो लैंडलॉक स्टेट है उसमें एक हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो जो लैंडलॉक्ड स्टेट है इनमें मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। विवाद से विश्वास योजना मध्य प्रदेश के किस संस्थान द्वारा चलाई जा रही है? हालांकि यह ज्यादा समय तक के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हो सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको बताना ये मध्य प्रदेश राजस्व विभाग से है, परिवहन विभाग से है, प्रदूषण नियंत्रण से है या पुलिस से है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से है। ये है क्या? ये शुरुआत जो हुई थी इसकी 1 जनवरी 2022 तक हुई थी। इसको हमने इसलिए सम्मिलित किया है क्योंकि इसकी जो पहले डेट लिमिट थी वो 31 मार्च तक की थी, लेकिन अभी सरकार ने इसको फिर से 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसमें होता क्या है, इसमें ऐसा है कि जो भी ऐसे उद्योग आज की डेट में चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो उद्योग चलाए जा रहे हैं, यदि उन्होंने उसके लिए जो एनओसी होता है, ठीक है, सम्मति का मतलब यहाँ पे एनओसी का है, एनओसी सर्टिफिकेशन नहीं कराया है, तो जो बोर्ड है हमारा प्रदूषण बोर्ड है, पॉल्यूशन बोर्ड है, ये एक अवसर दे रहा है कि आप सभी लोग इसकी एनओसी ले लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं झेलनी पड़े, आप इन सब पचड़ों में नहीं फंसो और आप अपना जो आपका उद्योग है उसको कंटिन्यू कर सको। तो उसके लिए थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, 3 महीने का समय बढ़ा दिया, लेकिन योजना का नाम थोड़ा सा अच्छा था इसलिए इसको क्वेश्चन में सम्मिलित कर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 7 में आते हैं। मध्य प्रदेश से 3 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में चयन हुआ है। वो 3 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी कौन है जो इसमें नहीं है, गलत शामिल किया गया है? मुस्कान किरार, रागिनी मार्को, प्रज्ञा सिंह, सृष्टि सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा प्रज्ञा सिंह, यानी मुस्कान किरार, रागिनी मार्को और सृष्टि सिंह का जो चयन हुआ है वो मध्य प्रदेश से 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है।
ये तीनों खिलाड़ी मध्य प्रदेश के राज्य तीरंदाजी अकादमी की हैं। ठीक है, शूटर हैं मुस्कान, रागिनी और सृष्टि। ये तीनों हमारे मध्य प्रदेश की प्रतिभावान शूटर खिलाड़ी हैं। आप इनका नाम याद रखेंगे। और इन तीनों ने बहुत सारे अवार्ड मध्य प्रदेश के लिए जीते हैं। ठीक है, अब ही हाल में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की जो जबलपुर स्थित तीरंदाजी अकादमी, यहाँ से इनके जो कोच थे, इनके उनमें रिचपाल सिंह, इनके मार्गदर्शन में इन्हें प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ठीक है, मुस्कान किरार जो है एशियाई खेलों में 2018 में रजत पदक जीत चुकी हैं। रागिनी मार्को ने जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप है मैड्रिड से स्पेन में हुई थी, यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था। और सृष्टि सिंह ने इटली में जो विश्वविद्यालयीन खेल हुए थे वहां पे भाग लिया था और वहां पर भी पदक जीता था। ठीक है, मुस्कान किरार काफी ज्यादा अभी प्रचलित, काफी ज्यादा फेमस है, खबरों में बनी रही, बहुत सारे अवार्ड इन्होंने जीता है। ये जबलपुर की रहने वाली है। 2018 में इन्हें एकलव्य पुरस्कार और 2019 में इन्हें विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब ये जो आपके चीन में एशियाई खेल होने वाले हैं वहां पे भी ये भाग लेने वाली हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित अब्दुल्ला खां हॉकी कप, पिछले करंट अफेयर्स में इसके बारे में हमने डिटेल दी थी आपको। ये कप समाप्त हो चुका है। इसको किस टीम ने जीता है? बीपीसीएल, रेलवे, एयर इंडिया या आर्मी एकादश? 12 टीमों ने भाग लिया था। इसके जो विनर रही है वो रेलवे रही है। 27 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे के पुरुष हॉकी टीम, ठीक है, पुरुष का खेल था ये, इसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो कप का आयोजन हुआ था, यहाँ पे रेलवे ने, ठीक है, ये पुरस्कार जीता है। इसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल देख देखते हैं। मैन ऑफ द मैच जो मिला है रेलवे के जोगिंदर को मिला है, सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर जसजीत को मिला है। ये आपसे एक बार नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किस टीम ने जीता है ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है रेलवे ने लिया है, जीता है इसको। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन भोपाल में हुआ था, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ था। 21 मार्च से 27 मार्च तक हो सकता है ये ना पूछा जाए, संभावना कम है, लेकिन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में है। हॉकी का है, हॉकी का टूर्नामेंट अब्दुल्ला खां कप यही हुआ था, रेलवे ने जीता था। मेन चीज आपको ये याद रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9, माखन नगर का गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? 2-3 गौरव दिवस हैं जिनको आपको याद रखने हैं। वैसे पूरे राज्य के सभी जिलों के गौरव दिवस गांव के मनाए जा रहे हैं, लेकिन 2-3 गौरव दिवस ऐसे हैं जो काफी प्रचलित हैं, आपको इनको याद रखने हैं। इनमें से एक गौरव दिवस तो पहले माखन नगर का आता है। माखन नगर का गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 4 अप्रैल को मनाया जाएगा। ये माखन नगर का पहले नाम था क्या? बबई। अब इसका जो वर्तमान नाम मध्य प्रदेश सरकार ने परिवर्तित किया है उसका रख दिया हम पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पे, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो यही हुआ था। इनके जो उपनाम है कलम के योद्धा के नाम से, भारतीय आत्मा के नाम से, ये बहुत फेमस है। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 के हुआ था, इसलिए आपको याद रखना है। एक तो इनकी जन्मतिथि से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और बहुत ही फेमस जगह है और जिसका नाम बदला गया है और पर्सनालिटी भी है, इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है। बाकी का तो नहीं पूछा जाएगा एक बार, लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है एक बार। ठीक है, अब इनको साहित्य अकादमी कब दिया गया? तो 1955 में काव्य संग्रह हिमतरंगिणी के लिए इनको साहित्य अकादमी दिया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। साहित्य अकादमी इनको किसके लिए मिला था? 1963 में इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। बाकी का जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल का वो इन्हीं के नाम पे है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 है, मध्य प्रदेश सरकार अपनी वार्षिक मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट MPSDR 2022 का पहला संस्करण का विमोचन कहां करने जा रही है? नई दिल्ली, इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। और जो इसका उद्घाटन होने वाला है आज 4 मार्च को ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। ये अपने आप में पहली रिपोर्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सुशासन और विकास, आप इन दोनों नामों से समझ सकते हैं, इन दो चीजों से, कि ये रिपोर्ट किस पर होगी। इसका विमोचन 4 अप्रैल यानी आज दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में होगा। इस रिपोर्ट में है क्या? इस रिपोर्ट को जो बनाया है वो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान यानी एक्पा ने बनाया है। इस रिपोर्ट में एक्चुअली में आप समझ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 15 वर्षों में सुशासन के क्षेत्र पे क्या क्या कार्य किए हैं, ठीक है, और मध्य प्रदेश किस प्रकार से एक गरीब राज्य से, ठीक है, गरीब राज्य से धीरे धीरे विकासशील राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है, कितने विकास के कार्य हमने किए हैं। तो इसका एक उद्देश्य है कि ये रिपोर्ट देने के बाद क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, और नवंबर में आपको भी मालूम है कि मध्य प्रदेश ने नवंबर में इंदौर में इन्वेस्टर समिट होने वाली है, ठीक है,
तो इन्वेस्टर्स जो हैं उनको थोड़ा सा आकर्षित करने के लिए ऐसी रिपोर्ट का प्रकाशन हो रहा है, ताकि वो इसको पढ़े, उसके बाद समझे कि हाँ हमें यहाँ क्यों जाना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं हमें वहां पे मिलने वाली हैं, सरकार वहां पे किस प्रकार से कार्य कर रही है। ठीक है, अब बात करें थी हम एकपा की, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। एकपा आप याद रखना, एकपा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान, ये कहाँ पे है? ये भोपाल में है। इसके जो बनी थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी पहले 2007 में इसे सुशासन और नीति विश्लेषण स्कूल के नाम से बनाया गया था। ठीक है, जिस प्रकार से नीति आयोग पूरे भारत के लिए है, उसी प्रकार से एकपा जो होता है मध्य प्रदेश सरकार का थिंक टैंक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2007 में की गई थी, लेकिन इसका जो नाम बाद में बदल दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कर दिया गया। ठीक है, बाकी का यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि इसका काम क्या, गुणवत्ता अनुसंधान, नीति विश्लेषण, प्रभाव मूल्यांकन, यानी एक थिंक टैंक है, सरकार को गाइड करती है सभी चीजों के बारे में। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। उज्जैन गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? ये दूसरा गौरव दिवस है, आपको इसको याद रखना है। कब मनाया गया? 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। इसका सही उत्तर होगा 2 अप्रैल। इसको आपको याद रखना है क्योंकि जो हमारा विक्रम संवत है उसकी शुरुआत कब से होती है? उसकी हमारी जो शुरुआत होती है हिंदू नव वर्ष के दिन से होती है। ठीक है, और विक्रम कहां से संबंधित है? विक्रम हमारे उज्जैनी के सबसे प्रचलित मतलब प्रसिद्ध राजा थे और न्यायप्रिय राजा थे। इनके 2 अप्रैल को विक्रम संवत 2079 हमारा एक तो हिंदू नव वर्ष है। ठीक है, इसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं महाराष्ट्र में और बाकी के क्षेत्रों में। तो उज्जैन का जो गौरव दिवस मनाया जा रहा है क्योंकि यह विक्रम नगरी है, राजा विक्रमादित्य की नगरी है, महाकाल की नगरी है, और विक्रम संवत जो कैलेंडर है राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो इसलिए उज्जैन का भी जो जन्म दिवस होगा, गौरव दिवस होगा, वो 2 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिस दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसे गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही यहाँ पे राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। ठीक है, और बड़े जोशों से इसका आयोजन हुआ था। आप इसको याद रखेंगे 2 जगह का, एक माखन नगर का और दूसरा आपका उज्जैन का। ये बहुत कॉमन है, याद रखना, एक का 4 अप्रैल, एक का 2 अप्रैल। ठीक है, तो इसको एक बार पूछा जा सकता है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में किस वर्ष तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2026, 24, 25। एक बार 2026 यहाँ पे दोबारा आ गया, इसको 27 कर लेना, लेकिन इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2024। तो यह था हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स इस सप्ताह का। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आप एक बार इसको शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके शेयर और लाइक से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हम भी उत्साहित होते हैं। ठीक है, तो हमें भी नए नए वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और आपकी भी जो भी आवश्यकता हो नीचे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करना नहीं भूले। लेकिन चलने से पहले आज का प्रश्न मैं आपको पूछूं, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी दिवस, आज एक प्रश्न था इससे रिलेटेड। ठीक है, लाडली लक्ष्मी दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? इसका जो उत्तर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, जो भी सही उत्तर देंगे उनको एग्जाम गुरुजी तरफ से लाइक किया जाएगा। आप समझ जाएंगे इसकी सही तारीख क्या है। और आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं इस सप्ताह के अंत से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारा सबसे पहला लक्ष्य है कि हम जो अपने मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं उनको हम एनी हाउ अगले 3 दिन के अंदर सभी बच्चों तक डिलीवर कर दें। इसके बाद आपकी प्री से रिलेटेड सभी क्लासेस जल्दी शुरू कर दी जाएंगी और कम से कम 4 क्लासेस आपकी रहेंगी। आपकी पूरी तैयारी 2021 प्री की कराने की गारंटी एग्जाम गुरुजी लेता है। आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे। पिछले 1 वर्ष का करंट अफेयर भी मध्य प्रदेश का जो भी एमपी, नेशनल, इंटरनेशनल जो भी है पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा। अप्रैल मार्च तक का करंट अफेयर तो आपके पास पहले से है 2021 का। ठीक है, इसके बाद से लेके 2022 का पिछले 2 महीने से हम करा ही रहे हैं वीकली। इसके बीच का जो करंट अफेयर रह गया है वो गैप आपका हम पूरा करेंगे, और नेशनल इंटरनेशनल के भी जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर है वो आपको पूरा 1 साल का कराया जाएगा। मिलते हैं हम अगले सप्ताह की सोमवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।